हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकर्स ग्रेड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC और HDFC बैंक के मेगा मर्जर के बारे में, जो कि 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है और 13 जुलाई को एज अ रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पे हम मर्जर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मर्जर से एग्जैक्टली हम क्या समझते हैं। देखिए, मर्जर में क्या होता है, दो या फिर दो से ज़्यादा कंपनियों को एक साथ लाया जाता है। उनमें से किसी एक कंपनी के अंदर बाकी कंपनियों का जो भी एसेट्स होता है, लिएबिलिटीज़ होता है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और जिस कंपनी में एसेट्स और लिएबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है, उस कंपनी का अस्तित्व बना रहता है और बाकी कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी, इन दोनों का मर्जर हो रहा है। तो यहाँ पे कंपनी बी के अंदर कंपनी ए का जो एसेट्स है, लिएबिलिटीज़ है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और कंपनी बी का अस्तित्व बना रहेगा, कंपनी ए का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही बेसिकली मर्जर है। तो यहाँ पे 1 जुलाई से HDFC और HDFC बैंक का जो मर्जर है वो प्रभावी हो गया है। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि HDFC बैंक के अंदर HDFC लिमिटेड का जो एसेट्स था, लिएबिलिटीज़ था, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। नाउ यहाँ पे एक टर्म और मेंशन है, रिकॉर्ड डेट। इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, आपको पता होगा कि अगर आप किसी कंपनी का शेयर लेते हैं तो आप उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब यहाँ पे अभी है क्या कि HDFC लिमिटेड का जो शेयर्स है वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और HDFC बैंक का जो शेयर है वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब यहाँ पे HDFC लिमिटेड तो HDFC बैंक के अंदर आ गई है, तो HDFC लिमिटेड जो है वो यहाँ पे शेयर मार्केट से डीलिस्ट हो जाएगी, मतलब वो हट जाएगी वहाँ से। तो HDFC लिमिटेड के जो भी शेयर होल्डर होंगे उनको तो उनके शेयर के बदले में HDFC बैंक का शेयर मिलेगा ना। तो यहाँ पे कौन कौन से शेयर होल्डर को HDFC बैंक का शेयर मिलेगा, उसके लिए एक डेट फिक्स किया गया है और वो डेट क्या है, 13 जुलाई। तो इस दिन तक जो सारे लोग भी HDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर होंगे उनको यहाँ पे HDFC बैंक का शेयर मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे मर्जर के बारे में डिटेल में बात करने से पहले थोड़ा सा हम HDFC का हिस्ट्री देख लेते हैं, उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको अफोर्डेबल रेट में IBPS RRB स्केल 2-3 का प्रिपरेशन करना है तो आप हमारी वेबसाइट बैंकर्स ग्रेड पे जाकर के, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाकर के आप फुल कोर्स खरीद सकते हैं या फिर आप फाइनेंशियल अवेयरनेस का कोर्स भी खरीद सकते हैं। अगर आप फुल कोर्स खरीदते हैं तो आपको हम देंगे कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल नोट्स के साथ ही में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक आपको सिखाई जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज होगी, साथ ही में पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपको दिया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा। और अगर आपको ये कोर्स खरीदना है 50% डिस्काउंट के साथ ये कोर्स आपको 4999 में मिल जाएगा। वहीं अगर आपको सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस का कोर्स खरीदना है 1999 में आपको मिल जाएगा। इसमें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कंप्रिहेंसिव कवरेज बैंकिंग और फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर और आपको ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपका ओवरऑल जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो इनहेंस हो जाए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ पे आपको IBPS RRB से जुड़ा हुआ जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में आपको फाइनेंशियल न्यूज़ की भी जानकारी वहाँ पे मिलेगी। 1977 में HT पारेख यानी कि हसमुख लाल ठाकुर दास पारेख के द्वारा HDFC लिमिटेड की स्थापना हुई थी। ये HDFC लिमिटेड के चेयरमैन भी थे। इनका सपना था कि इंडिया में जितने सारे भी मिडिल क्लास सिटीजन हैं उनका अपना एक घर हो और उनको अपना घर बनाने के लिए रिटायरमेंट का वेट ना करना पड़े। इसके बाद इनकी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर दीपक पारेख जो कि HDFC लिमिटेड के चेयरमैन बने और ये पद्म भूषण अवार्डी भी रह चुके हैं। हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है। अब ये HDFC बैंक को काफ़ी ऊंचाइयों तक लेकर के गए। इन्होंने HDFC को सिर्फ लोन के क्षेत्र में लीडर बनाए नहीं रखा, बल्कि इन्होंने इसको एक फाइनेंशियल सर्विसेज कॉन्ग्लोमेरेट बना दिया इंडिया के अंदर। बैंकिंग के क्षेत्र में एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, रियल इस्टेट, वेंचर फंड, एजुकेशन लोन, ये सभी सेक्टर में HDFC को लेकर के गए। इसके बाद 1994 में जब RBI की लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, जिसमें बेसिकली सरकार का ये उद्देश्य था कि बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर को भी मौका दिया जाए, तो उसमें से जो HDFC लिमिटेड है वो ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक थी जिनको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था प्राइवेट सेक्टर में एज अ बैंक के रूप में काम करने का। तो इस तरीके से ये पूरा हिस्ट्री था HDFC लिमिटेड का, HDFC बैंक का। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेन कंपनी थी, पेरेंट कंपनी, वो HDFC लिमिटेड थी। HDFC बैंक HDFC लिमिटेड के अंदर काम कर रही थी।
अब यहाँ पे पिछले साल 4 अप्रैल 2022 को जो HDFC बैंक है उन्होंने अनाउंस किया था कि वो HDFC लिमिटेड के साथ मर्ज हो रही है। और ये सब कैसे किया गया, तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 230 से 232 मर्जर और एक्विजिशन से डील करता है। तो वहाँ पे जो नियम कानून मेंशन थे उसको फॉलो करते हुए HDFC बैंक ने ऐसा किया। अब 17 मार्च 2023 को जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, NCLT होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो इन सब से इनको इस मर्जर के लिए अप्रूवल मिल गया। और फाइनली 1 जुलाई 2023 से जो HDFC लिमिटेड है और HDFC बैंक है उनका जो मर्जर है वो प्रभावी हो गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मर्जर के बाद क्या क्या चीज़ें बदली हैं। वैसे तो मर्जर के पहले भी इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक ही था एसेट के हिसाब से। मर्जर के बाद भी वो चीज़ तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे बदला क्या है कि अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से HDFC बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक हो गया है जुलाई 2023 तक। इसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हमारा जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है उस पे ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हो गई है 172 बिलियन डॉलर मार्केट कैप के साथ। इसके बाद एम्प्लॉय के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया की ये 16वीं सबसे बड़ी कंपनी हो गई है विथ 1.77 लाख एम्प्लॉयज़। इसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो HDFC के अभी चेयरमैन कौन है, मिस्टर अतानु चक्रवर्ती, MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशनन। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1994 है। टैगलाइन इसका वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र है। अब मर्जर से पहले क्या था कि HDFC लिमिटेड क्योंकि पेरेंट कंपनी थी तो ये जितनी सारी भी कंपनी आप देख रहे हैं HDFC लाइफ, HDFC ERGO, HDFC सिक्योरिटीज़, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, HDFC म्यूचुअल फंड, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, तो ये सारी HDFC लिमिटेड की सब्सिडरी थी इंक्लूडिंग HDFC बैंक। अब यहाँ पे मर्जर के बाद क्या हो गया है, 1 जुलाई 2023 से ये सारी कंपनी HDFC बैंक की सब्सिडरीज हो गई हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सब्सिडरी का क्या मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे HDFC बैंक पेरेंट कंपनी है और ये सारी कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। तो यहाँ पे HDFC बैंक के पास इन सभी कंपनियों में 50% या फिर 50% से ज़्यादा स्टेक होगा। यही बेसिकली होता है पेरेंट सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन। इसके बाद अब हम यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि HDFC जो लिमिटेड है वो HDFC बैंक में मर्ज हो चुकी है तो HDFC बैंक का जो शेयर है वो HDFC लिमिटेड के जो शेयर होल्डर थे पहले उनको दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, तो 13 जुलाई को दिया जाएगा। ये रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। इसके बाद यहाँ पे 12 जुलाई को जो HDFC लिमिटेड का नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स था वो HDFC बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एक नया वर्ड है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है, उनको पैसे की ज़रूरत है, उन्होंने आपसे पैसा मांगा, आपने कंपनी को पैसा दे दिया। कंपनी ने आपको कहा कि हम ये पैसा 5 साल के लिए ले रहे हैं और हर साल हम आपको इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट देंगे। तो आपने कंपनी से कुछ प्रूफ मांगा तो कंपनी ने उसके बदले में आपको एक लीगल पेपर दे दिया, वही बेसिकली डिवेंचर हो गया। अब यहाँ पे कुछ डिवेंचर ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि अगर कंपनी आपको पैसा नहीं लौटा पाई तो कंपनी का कुछ परसेंटेज, जितना आपने लोन दिया होगा उस हिसाब से कुछ परसेंटेज शेयर आपके नाम पे हो जाएगा, तो उसको कन्वर्टेबल डिवेंचर कहा जाता है। और बहुत सारे केस में क्या होता है कि वो डिवेंचर कन्वर्टेबल नहीं होता है, मतलब कि वो शेयर में नहीं बदलेगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो HDFC का जो भी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर था वो 12 जुलाई को ट्रांसफ़र हो जाएगा HDFC बैंक में। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो मर्जर हुआ है HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा है। तो यहाँ पे 1 जुलाई को HDFC बैंक और HDFC बैंक के बीच में जो मर्जर हुआ था वो प्रभावी हो गया। तो 30 जून को इन दोनों कंपनियों की अपनी अपनी सेपरेट बोर्ड मीटिंग हुई थी और वो लास्ट बोर्ड मीटिंग थी। उसके बाद जो HDFC यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी होम लोन प्रोवाइडर कंपनी थी, तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि मर्जर से जो शेयर होल्डर्स हैं इन दोनों कंपनियों के, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे HDFC लिमिटेड के जो शेयर होल्डर हैं वो अब HDFC बैंक के शेयर होल्डर बन जाएंगे। किस प्रकार से ये होगा, तो HDFC लिमिटेड के मान लीजिए कि आप शेयर होल्डर हैं और आपके पास 25 शेयर हैं, तो आपको HDFC बैंक का 42 शेयर मिलेगा। सपोज़ कि 100 शेयर है किसी HDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर के पास, तो यहाँ पे 13 जुलाई को उसको 168 शेयर मिलेगा।
इसके बाद यहाँ पे 1 जुलाई से 13 जुलाई तक HDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी गई थी। मतलब कि आप HDFC लिमिटेड का जो शेयर्स अगर आपके पास है तो आप 1 जुलाई से 13 जुलाई तक उसको नहीं बेच सकते हैं। अभी 13 जुलाई को आप जब HDFC बैंक के शेयर होल्डर बन जाएंगे तो 14 जुलाई को आप यहाँ पे शेयर वगैरह बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कस्टमर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर आप HDFC लिमिटेड के कस्टमर हैं, आपने लोन लिया हुआ है, आपका एक लोन अकाउंट है, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा HDFC बैंक में। हालांकि HDFC लिमिटेड का जो पोर्टल था, मोबाइल एप्लीकेशन था, वो सब यहाँ पे जैसे पहले काम करता था वैसे अभी काम करता रहेगा। और HDFC कस्टमर के जो भी लोन अकाउंट नंबर थे, टर्म्स थे जिन पे उन्होंने लोन लिया था HDFC लिमिटेड से, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बदलेगी। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट था लोन के ऊपर, जो रीपेमेंट करना था आपको कब कब लोन, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे वैसे की वैसे ही रहेगी। अब अगर हम बात करें कि HDFC बैंक के बिज़नेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब तो इसके अंदर HDFC लिमिटेड भी आ गई है, उसका भी कामकाज आ गया है। तो अब यहाँ पे इस मर्जर से होगा क्या कि HDFC बैंक जो है ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज कॉन्ग्लोमेरेट बन जाएगी। ये अलग अलग तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों को देना शुरू करेगी, बैंकिंग से लेकर के इंश्योरेंस तक, म्यूचुअल फंड, जो इनकी सब्सिडरीज़ हैं जिनके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था, उनके थ्रू। पहले HDFC क्या थी, पहले ये इन सब चीज़ों का एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम करती थी, लेकिन अब ये खुद ये सब चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा यहाँ पे अब अगर हम बात करें कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए 1 जुलाई 2023 तक HDFC लिमिटेड के जितने सारे भी एम्प्लॉयज़ थे वो एम्प्लॉय बन जाएंगे HDFC बैंक के। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा HDFC लिमिटेड के पास एम्प्लॉय नहीं था, तो तकरीबन 2.32% का इंक्रीज़ आएगा HDFC बैंक के पास जितना एम्प्लॉय था उसमें। HDFC बैंक के पास 173 लाख के आसपास एम्प्लॉय था। अब यहाँ पे मर्जर के बाद 177,239 एम्प्लॉयज़ रहेंगे HDFC बैंक के पास। उसके बाद यहाँ पे जो सीनियर और मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनके कामकाज में थोड़ा बहुत बदलाव होगा। तो ये सब कुछ प्रभाव था जिसके बारे में हमने बात किया। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इन दोनों कंपनियों का मर्जर हुआ क्यों है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं मर्जर के, लेकिन सबसे पहला रीज़न यहाँ पे ये है कि HDFC बैंक को प्रमोट कौन कर रहा था। लोन बांटने वाली कंपनी HDFC लिमिटेड प्रमोट कर रही थी। अब HDFC बैंक का एज अ बैंक भी तो काम है ना लोन बांटना, होम लोन बांटना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि ये काम तो उसकी पेरेंट कंपनी करती थी, तो इसलिए वो ये काम नहीं कर सकती थी। तो HDFC बैंक के पास कस्टमर होते हुए भी वो उनको लोन नहीं दे सकती थी, वो उनको HDFC लिमिटेड के पास भेज देती थी, उनकी पॉलिसी उनको सेल करती थी, और जिसके बदले में HDFC बैंक को कुछ कमीशन वगैरह मिलता था, कुछ फ़ी मिलता था इसके ऊपर। तो यहाँ पे इसीलिए मर्जर हुआ है। अब मर्जर के बाद जो HDFC बैंक है वो अपने कस्टमर को यहाँ पे होम लोन ऑफर कर सकती है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। दूसरा रीज़न यहाँ पे कंपटीशन का है। जो HDFC लिमिटेड थी वो यहाँ पे काफ़ी दिनों से कंपटीशन का सामना कर रही थी दूसरे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के द्वारा जो हाउसिंग लोन सेक्टर में आ रहे हैं, और इसके वजह से इनका जो ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ था वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा था। तो यहाँ पे एक कंपनी है रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये भी इनको काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रही थी। तो ये सब के वजह से यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि जब हम लोग दोनों HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में फाइनेंशियल जायंट है और ऑलमोस्ट एक ही काम कर रही है, तो अलग अलग काम क्यों करना और अलग अलग काम करके एक दूसरे को नीचे क्यों गिराना है, एक साथ काम करके जो दूसरी कंपनियाँ हैं उनको कॉम्पिटिशन दिया जाए। तो ये एक रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न यहाँ पे बहुत ही ऑब्वियस सा है। अब देखिए मर्ज ये दोनों कंपनी हो गई है तो HDFC के जो कस्टमर्स थे जो सिर्फ लोन लेने में इंटरेस्टेड थे वो अब HDFC बैंक में अपना अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, और HDFC बैंक के जो कस्टमर थे जो बस अपना जिनके पास सेविंग और करेंट अकाउंट था वो अब यहाँ पे लोन वगैरह भी ले सकते हैं, होम लोन अगर उनको लेना हो तो ये यहाँ पे तीसरा रीज़न है। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है स्केल का। ये जो मर्जर हो गया है इसके बाद जो HDFC बैंक का स्केल
है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया है। 120 मिलियन कस्टमर्स हो गए हैं, 8,300 ब्रांचेस हो गए हैं, 1.7 लाख एम्प्लॉयज़ हो गए हैं और इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 2% है और इनका जो यहाँ पे लोन है वो यहाँ पे लोन बुक जो है वो उसमें यहाँ पे 18 से 20% का ग्रोथ हो सकता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस के अंदर जो बड़ी बड़ी और दूसरी कंपनियां हैं उनको एक बहुत ही टक्कर का मुकाबला देने वाली है। तो ये थी पूरी डिटेल HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के मर्जर के बारे में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।